हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि काफी टाइम से मेरी तबीयत खराब हो रही थी, तो कल की वीडियो जो डाली थी वो भी तबीयत खराब में ही डाली थी। और अब तो खैर काफी बेटर है पहले से। आपको आवाज में भी थोड़ा सुधार लगेगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो नवपाषाण काल पे बात करेंगे, और नवपाषाण काल जो है हमारा, वो प्राग ऐतिहासिक काल का जो एंड भाग है वो है नवपाषाण काल। ठीक है। इस नवपाषाण काल के बाद हम एंट्री करेंगे आदि ऐतिहासिक काल, है ना। और यहीं से इसी नवपाषाण काल से हम एंट्री कर जाएंगे आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता। लेकिन सिंधु सभ्यता के साथ ही मैं आपको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति समझ, और इसके बाद ये जो टॉपिक खत्म हो रहा है नवपाषाण का, इसके बाद हम 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक यहाँ पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपने वो सारा अच्छे से रिवीजन किया होगा, तो 25-30 क्वेश्चन देखना, आपको देखते ही साथ सब समझ में आएगा। ये तो इसमें था, इसमें था, इसमें था, इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे नवपाषाण काल। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आप लोगों से। जैसे बच्चों, हमने स्टार्ट कर रखा है रेलवे के लिए आप लोगों को पढ़ाना। रेलवे के जितने भी आपके पेपर आ रहे हैं उसमें से जो भी आप जिस भी पेपर में बैठेंगे रेलवे के, उन सब में आपको पढ़ावा मिलेगा। उसके लिए हम धीरे धीरे बहुत सारा काम करने लग रहे हैं। आपको हर एक चीज मिलती चली जाएगी, टाइम टू टाइम मिलती चली जाएगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे किसी भी चीज को लेकर, और अच्छे से मन से रेलवे की तक आप तैयार हो गए। ठीक है। तो जैसे एक बच्चे ने हमें मैसेज करा था, वो शायद ग्वालियर का है वो बच्चा। उसने कहा था कि सर जो सीरीज आपने चला रखी है मैथमेटिक्स की, उसको बिल्कुल ऐसे ही चला के रखें, हमें उससे बहुत हेल्प मिल रही है। तो बच्चों आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके कमेंट से ही हमें उत्साह मिलता है ना। आपको जो भी डाउट हो, किसी भी चीज में डाउट हो, आप उसका हमें मैसेज करो, हम उसका पक्का आंसर करेंगे। ठीक है। एकदम ना कर पाए तो कुछ समय बात करेंगे, पर आपका जरूर आंसर करेंगे। जो भी आपके डाउट हो उन्हें हम दूर करेंगे। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको किसी भी चीज को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं, आप उसकी हमसे बात कर सकते हैं। हम हर एक चीज का सटीक आपको एक सोल्यूशन देंगे, और पढ़ाई तो कराएंगे ही कराएंगे बहुत अच्छे से। बाकी सब भगवान श्री कृष्ण पे आप छोड़े, राधा रानी पे छोड़े, सब अच्छे से होगा। आप मेहनत करते चले, है ना। कहीं भी आपको कमी नहीं आएगी। जिसको भी आप मानते हो, जिस भी ईश्वर को, वाहिगुरु, अल्लाह, ईसा मसीह, भगवान कृष्ण, राधा रानी, जिनको भी आप मानते हो, आप उन पे विश्वास करें, अपनी मेहनत करें, है ना। और आगे बढ़ते जाए। आप देखो, आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारे जो सर थे जिनसे हम पढ़े, उन्होंने हमें एक बात बोली थी। वो ये कहते थे कि ऊपर वाला कभी किसी की मजदूरी नहीं रखता। इसका मतलब समझते हो बच्चों, अगर आप लेबर कर रहे हो तो आपकी मजदूरी कोई नहीं रख सकता। वो तो देख रहा है, कोई देखे ना देखे, आपका रात का जगना, दिन कोचिंग सेंटर में जाना या लाइब्रेरी करना, ऑनलाइन पढ़ना, विश्वास करना भगवान के ऊपर और मेहनत करना, तो ये देखता है भगवान कौन बच्चा कितना लगा है। तो आपकी रोजी रोटी पक्का देगा, आपकी मजदूरी बिल्कुल नहीं रखेगा। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला देखता है, भगवान देखता है कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। आप लोग मन से मेहनत करें, और जैसे आपने हमें कमेंट करा, आपको जो डाउट हो आप हमें बताएं, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, है ना। बीच में देखो तबीयत खराब होती है बच्चों तो ही वीडियो आपको मिस होंगी, नहीं तो लगभग 57 वीडियो हमने इसमें डाल दिए हैं। और हर एक चीज का इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोई भी खराब वीडियो नहीं मिलेगा। आप देखो उसे पढ़ करके, किसी में भी कोई फालतू फंड की बातें बिल्कुल नहीं कर रखी है मैंने। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रखे हैं, सारे पढ़ाई से रिलेटेड काम। और अब इस टॉपिक के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जब मैं एक चीज पूरी पढ़ा दूंगा, फिर मैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को। आपसे मैं यही कहूंगा, मेहनत करते रहें, भगवान पे विश्वास करें, और दब के पढ़ें, आगे बढ़ें। आप कभी भी जिंदगी में हार नहीं सकते, है ना। अपने आप को पहचाने, अपनी सामर्थ्य को पहचाने, और दब के मेहनत करें। हम आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है। भगवान में विश्वास करें, मेहनत करें, बढ़े आगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे से हम हर एक चीज को अचीव करते हुए चले जाएंगे। जो भी डाउट हो उसका आप हमें कमेंट लिखें, कमेंट में बताएं हमें। तो जो बच्चा ग्वालियर से था जिसने मैसेज किया था, तो बच्चे आप देखें पूरी वीडियोस, सब मिलेगा, कोई बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा, है ना। और जहां भी आपको डाउट लगे वो आप मुझसे डिस्कस करते चलिए। ठीक है।
चलते हैं आगे नवपाषाण काल से। ये हमारा एंड भाग हो रहा है पाषाण काल का, ठीक है। तो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, आपने इसमें टाइम में बिल्कुल कंफ्यूज मत है ना, किसका टाइम कहाँ पर, किसका टाइम कितना था, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो बातें पेपर में आने वाली हैं वो मैंने सब डिस्कस कर दी है, और जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में, जो कल वाली क्लास पढ़ेगी उसमें दिखाएंगे, ये खत्म करने में उसे देखेंगे, ठीक है। और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले हमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण तीनों का एक कंप्लीट चार्ट देखेंगे, उसके मेन चीजें देखेंगे, और फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर इसलिए तेज लगे बच्चों तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि भैया थोड़ी आपकी स्पीड तेज रहती है, मैं उसे और स्लो पढ़ा, ठीक है। फिर भी मैं स्लो ही बोलने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी अगर आपको लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो नव पाषाण काल देखो 7000 बीसी से 2500 बीसी। अब 2500 बीसी अगर आ रहा है, यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता की एंट्री हम देख लेंगे, ठीक है। अभी दिखाई नहीं, मतलब देख लेंगे। तो समझना, कहीं तो 7000 बीसी से आता है इसका टाइम पीरियड, कहीं 6000। तो भारत के पक्ष में हमसे 6000 से देख लेते हैं या 7000 से देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड पे ज्यादा बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना क्या टाइम लिखवाया था, नहीं टाइम में आता पूछने के लिए, जहां से जो चीज आती है वो मैं बताती हूँ। तो 7000 बीसी से 2500 बीसी। अब हम आ गए नवपाषाण काल पे। तो पहले नवपाषाण काल के कुछ फैक्चुअल पॉइंट देख, जैसे देखो यहाँ लिखा है नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग 1865 में सर जॉन लुवाक ने किया था अपनी बुक प्री हिस्टोरिका में। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि प्री हिस्टोरिका बुक किसकी है, प्री हिस्टोरिका बुक है, प्री हिस्टोरिका बुक किसकी है, तो किसकी है, सर जॉन लुवाक की। और सर जॉन लुवाक ने 1865 में नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था। पहला पॉइंट पेपर में अगर आता है तो सीधा लगाएंगे नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो बताएंगे बच्चों किसने किया था, आपका जॉन लुवाक ने किया था, सॉरी जॉन लुवाक ने किया था 1865 में, है ना। बस 1 मिनट का समय देना, बस 1 मिनट का। बच्चों तो हमने क्या पढ़ लिया, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग 1865 में सर जॉन लुवाक ने किया था अपनी बुक प्री हिस्टोरिका में। तो याद रखना कि सर जॉन लुवाक जो थे उन्होंने नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है, प्री हिस्टोरिका में नवपाषाण काल। उसी के साथ गार्डन चाइल्ड थे, ठीक है, क्या नाम था, गार्डन चाइल्ड। इन्होंने नवपाषाण काल को ही क्या कहा था, इन्होंने इसे अनुत्पादक अर्थव्यवस्था का, अनुत्पादक इसका मतलब है कि नवपाषाण काल में जो व्यक्ति था, जो मानव था, वो खाद उगाने की कंडीशन में आ चुका था, यानी खाद उत्पादक, खाद उपभोक्ता से। पूरा पाषाण काल में क्या था, खाद उपभोक्ता, और नवपाषाण काल में उसने खाद उत्पादक, उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कृषि के जो साक्ष्य मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे आपको, नवपाषाण काल से आएगा। सर अभी दिखाते चलो। तो गार्डन चाइल्ड ने इसे क्या कहा था, अनुत्पादक अर्थव्यवस्था, याद रखिए अनुत्पादक अर्थव्यवस्था। और गार्डन चाइल्ड ने ही इसे क्रांति काल में कहा, क्योंकि एकदम क्रांति भी तो आती ना, समझो जब आप लोग खाद का उत्पादन करने लग गए हो तो रेवोल्यूशन ही तो है वो, धीरे धीरे एकदम से रेवोल्यूशन तो हुआ। तो क्रांति काल भी किसे कहा गया, नवपाषाण काल को गार्डन चाइल्ड ने ही कहा गया। उसके बाद भारत में नवपाषाण काल से पुरातत्व को खोजने का कार्य प्राइम रोज ने किया था। प्राइम रोज सुगूर नहीं है, सुगूर गलत प्रिंट हो गया यहाँ पर, प्राइम रोज। तो प्राइम रोज ने किया था कब, 1842 में लिंग सुगूर से। 1842 में ये लैंड में सूर्य, ये गलत लिया इसने, 1842 में इन्होंने कहा था प्राइम रोज, है ना। जो लैंड में सूर्य नाम है वो यहाँ आएगा, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ। भारत में नवपाषाण काल से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनको खोजने का श्रेय प्राइम रेस को मिला, ठीक है। और ये कहाँ से खोजे थे उन्होंने, पूरा जो पुरातात्विक साक्ष्य है ये उन्होंने खोजे लिंग सुगूर से। यहाँ लिख रहा हूँ मैं लिंग सुगूर, लिंग सुगूर, ये कर्नाटक के पास पड़ता है लिंग सुगूर। तो लिंग सुगूर से भारत में नवपाषाण पुरातात्विक चीजें खोजी है प्राइम रोज ने। अगर एग्जाम में प्राइम रोज होते तो उन्होंने भारत से नवपाषाण स्थल खोजे थे, ठीक है। 1842 कर्नाटक से उत्खनन खोज, लिंग सुगूर कहाँ था, कर्नाटक।
उसके बाद एक फैक्चुअल पॉइंट और है, नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तुत उपकरण, ये प्रस्तुत नहीं है, प्रस्तर है बच्चों, पत्थर के उपकरण, प्रस्तर, प्रस्तर पत्थर, पत्थर। तो नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में मिले थे। अगर आता है नवपाषाण काल के प्रस्तर के प्रथम उपकरण कहां से मिले, नवपाषाण काल के, तो उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से मिले हैं, जिसे 1860 में लेन में सूर्य ने खोजा था। अब ये वाला जो नाम था ना लेन में सूर्य, वो यहाँ लिख रहा हूँ 1860 में लेन में सूर्य, लेन में सूर्य। तो लेन में सूर्य ने क्या खोजा था, जो प्रस्तर के पहले उपकरण थे, नवपाषाण कालीन प्रस्तर उपकरण लेन में सूर्य ने खोजे थे 1860। तो ये फैक्चुअल पॉइंट है, आप लोग को ये याद रखने पड़ेंगे। एक तो प्री हिस्टोरी का सर जॉन लुवाक, नवपाषाण काल, अर्थव्यवस्था गार्डन चाइल्ड ने क्रांति काल कहा, और नवपाषाण काल से पुरातत्व खोजने का सिर्फ टाइम रेस को दिया गया है 1842 में। लिंग सुगुर कर्नाटक में जगह पड़ती है, वहां से खोजा था इन्होंने ये वाला साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। और उत्तर प्रदेश से पहले प्रस्तर के उपकरण मिले हैं। अगर आता है नवपाषाण काल में पहले प्रस्तर के उपकरण कहां से मिले, तो उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी के पास से मिले हैं, ठीक है। और ये किसने खोजे थे, लेन में सूर्य ने ये खोजे थे। क्लियर हुआ बच्चों, फैक्चर पॉइंट। आगे आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें आप लोग। अब आओ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। अब देखिए यहाँ, तो यहाँ पर ना मैंने कहा था मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल के बीच का क्या था, संक्रमण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो एक्टिविटी थी वो इतनी उम्दा होने स्टार्ट हो गई थी कि जो मनुष्य था वो धीरे धीरे स्थायी जीवन की तरफ आने लग गया। और स्थायी जीवन के साथ साथ उसने बहुत सारी चीजों का यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कृषि का यूज करना शुरू कर दिया और खाद्य उत्पादन करना शुरू कर। जब कृषि करेगा तो अब तो अन्न उगाएगा, तो अन्न उगाने की कला नवपाषाण काल से विकसित होती है। अन्न उगाने की कला, ध्यान रखिए सारे पॉइंट। जब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो आप धड़ाधड़ करते जाएंगे, इतने अच्छे से रिविजन करें इसका। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी। जब मैं चार्ट बताऊंगा लास्ट में, मतलब जो अगली क्लास होगी उसमें चार्ट पे ही बात करेंगे, पूरा मध्य नव पे, और एक चार्ट में सब क्लियर, मेन में ये सारी हटा देंगे। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ, बिल्कुल ध्यान रखना। पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था, याद रखिए फैक्चुअल पॉइंट। मृत भांड का निर्माण हुआ, मृत भांड मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। तो सोचो ना कि स्थायी जीवन जीने की कला ये सीखने लग गए थे, ठीक है। जब बर्तन रख रहे हैं उसमें स्टोर करके कुछ ना कुछ रखेंगे। और जैसे कृषि उगाना इन्होंने शुरू करा, मतलब कृषि उत्पादन करना शुरू करा, तो ये क्या करते थे, कुछ बीजों को आगे के लिए सेव करके रख लेते थे। तो यहाँ से समझो कि कितना ज्यादा बुद्धि का विकास होना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक से आगे सुनो। यह वह काल था जब मानव खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक की स्थिति में आ चुका था। और स्थिति स्थायी जीवन है, क्या है, स्थायी जीवन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थायी जीवन के साक्ष्य परमानेंट जो लिवलीहुड है, परमानेंट मतलब लाइफ जो उन्होंने जीनी शुरू करी वो नवपाषाण काल से करी है। तो खाद्य संग्रह का था पूरा पाषाण काल, और खाद्य उत्पादक कहाँ गया, नवपाषाण काल। तो खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन चुका है मनुष्य। तो क्या क्या पॉइंट बताए, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल, मेरे साथ बोल लेना, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक नवपाषाण काल, स्थायी जीवन नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल से, स्थायी जीवन के साक्ष्य नवपाषाण काल से, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना है नवपाषाण काल से। सीधे 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 के 3 हो जाते हैं आपको। आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखते हैं। भारत में इस काल की शुरुआत लगभग 6000 ईस्वी नहीं होता, ईसा पूर्व है। 6000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। जो नवपाषाण काल की शुरुआत है कहां से मानी जा रही है, 6000 ईसा
पूर्व से मानी जाती है। नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान। अच्छा, आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग है। किसका? पाकिस्तान का। इन सब पे जब मैं आपको ना देखो बलूचिस्तान नाम आ गया, बोलते बोलते ना फिर रुका नहीं जाता, तो बताना पड़ती है सारी चीजें। जब मैं आपको सारे युद्ध पढ़ाऊंगा, बहुत आते हैं कि पंचशील समझौता किस किस के बीच हुआ, इस तरीके से ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ, सरग्रीक का विवाद क्या है, एलओसी का विवाद क्या है, एलएसी का विवाद क्या है, शिमला समझौता क्या है, शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है ना। ये सारे विवाद जब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, एक क्लास बनाएंगे युद्ध की, उसमें सारे युद्ध ही युद्ध पढ़ाएंगे, है ना। एक क्लास में मैं आपको परमाणु के बारे में बताऊंगा, एक क्लास में मैं मिसाइल के बारे में बताऊंगा, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं ना मेन वो सारे बताएंगे आप लोग। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही भाग है, आज का हमारा पाकिस्तान का भाग है बलूचिस्तान। तो नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती जो है वो कौन सी? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। कई बार पेपर में पूछता है कि मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो आप बता दें सीधा बलूचिस्तान में। और मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। अच्छा बच्चों, नवीन शोध जो हुई है ध्यान रखना, इसको मेहरगढ़ को, और यहीं पे एक आएगा लहुरा देव, जो पड़ता है संत कबीर नगर में उत्तर प्रदेश, लहुरा देव। ठीक है, तो मेहरगढ़ से और लहुरा देव से, दोनों से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। लेकिन अब अगर पेपर में दोनों ऑप्शन में दे रखे हो, मेहरगढ़ भी दे रखा हो और लहुरा देव भी दे रखा हो, तो आप लहुरा देव पे टिक करें। और अगर लहुरा देव नहीं है तो आप मेहरगढ़ पे टिक करें। इस क्लास की जो लास्ट स्लाइड है उसमें मैंने लहुरा देव, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा तीनों लिखा है और तीनों के बारे में बताया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको दो, तीनों क्लियर कर। तो नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़, है ना। कौन सी प्राचीनतम बस्ती? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। और मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि के साक्ष्य नवपाषाण काल से मिल रहे हैं। पूछा जाए कहाँ से, तो मेहरगढ़ से। अगर मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं होगा तो लहुरा देव होगा, और अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों ऑप्शन में हुए तो आप लहुरा देव पे टिक करेंगे। लहुरा देव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, संत कबीर नगर के पास, उत्तर प्रदेश में लहुरा देव पड़ता है। सारे पढ़ने के बाद आगे देखिए, लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से भी कृषि के साक्ष्य प्रारंभ हुए, जिससे चावल के साक्ष्य मिले जो दुनिया में प्राचीनतम। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिलेगा। अच्छा बच्चों, अगर पेपर में आए ना कि नवपाषाण काल की पहली फसल, तो आप आंसर लगाएंगे जो। पेपर में जो ही दे रखा है। देखो, भारत में जो पहली फसल थी बच्चों, वो भारत की जो पहली फसल थी वो थी कपास, कॉटन। और जौ और गेहूं ये पश्चिमी एशिया से आए थे। जौ और गेहूं कहां से थे? पश्चिमी एशिया। तो अगर आए कि पहली फसल जो नवपाषाण काल की थी वो थी आपकी जौ। ठीक है, चलिए, मेहरगढ़ से गेहूं, कपास, खजूर आदि खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कपास जो था तो भारत में ही है, भारत की देन मानो उसे। गेहूं और जौ जो थे आपके वो पश्चिम एशिया से आए थे, जैसे ईरान वगैरह के आसपास से ये आए। तो मेन काम क्या बताया इस वाले में? एक तो मेहरगढ़ ध्यान रखेंगे, नवपाषाण कालीन स्थल है, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। एक लहुरा देव याद रखेंगे, कृषि का प्राचीन साक्ष्य है, और चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले, ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है। तो ये दोनों स्थल ध्यान रखेंगे, मेहरगढ़ भी और लहुरा देव भी। लहुरा देव उत्तर प्रदेश, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इसमें बुर्ज हो व गुफर काल दोनों ही बच्चों जम्मू कश्मीर में पढ़ते, दोनों ही कहाँ पढ़ते हैं? जम्मू कश्मीर। बुर्ज हो गुफर काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सीधा। जब मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो आप एकदम बताते चलेंगे। देखो, बुर्ज हो गुफर काल से गृत निवास के साक्ष्य मिले, ये भी नवपाषाण कालीन में एग्जाम में अगर आता है कि कहाँ से? गर्तवास। गर्तवास का मतलब होता है बच्चों जमीन में गड्ढा करके उसमें रहना, गर्त गड्ढा करके रहना। तो गर्तवास के जो साक्ष्य मिले हैं वो बुर्ज हो और गुफर काल से मिले हैं। तो बुर्ज हो और गुफर काल से नवपाषाण कालीन गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, और ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? J&K, जम्मू कश्मीर में दोनों पड़ते हैं। बुर्ज होम से एक समाधि स्थल मिला है, जिसमें मालिक के साथ उसे कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला। ये भी ध्यान रखना, मालिक के साथ जो कुत्ता दफनाया गया है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। और बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कोल्डी हवा, जो कोल्डी हवा पड़ता है बच्चों ये प्रयागराज। कहाँ? आज का प्रयागराज, यदि पहले इलाहाबाद बोलते थे, आज प्रयागराज। कोल्डी हवा से वन्य एवं कृषि
दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कृषि में जो चावल उगाए वो भी, और जो चावल की धान वान मिल जाती थी ना, जैसे जंगली चावल जो मिल जाता था, वो भी मिला है कोल्डी हवा से, ध्यान रखिए। चौपानी मांडो से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो जो पड़ता है बेलन घाटी के आसपास का क्षेत्र पड़ता है ये वाला, तो यहाँ से मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मैंने पहले भी बता दिया था अभी आपको, नवपाषाण काल से मिले मृदभांड, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये बच्चों महागढ़ा है, महागढ़, महागढ़ा से गौशाला के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बेलन घाटी के आसपास ही पड़ता है महागढ़। ठीक है, किसके? गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। देखो ये थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, है ना, क्योंकि मैं नवपाषाण काल को इस क्लास में खत्म कर दूंगा पूरा। तो बीच में आप लोग जैसे स्टॉप करके देख लेना, लगभग 40 मिनट की वीडियो बन सकती है, तो बीच में थोड़ा रुककर फिर दोबारा देख लेना, तो इसे खत्म कर देंगे आज, है ना। चले, तो यहाँ तो गया, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, इतने आप लोग देखें इसे। ठीक है बच्चों, श्रम विभाजन व स्त्री पुरुष के भेद इसी काल से दिखने शुरू होते हैं। श्रम विभाजन का मतलब समझते हो? काम ना बांट दिया। जैसे आपने देखा था पूरा पाषाण काल में स्त्री भी शिकार में चली जाती थी, तो स्त्रियों को, और मैंने बताया था मध्य पाषाण काल में स्त्रियों को और बुजुर्गों को घर पे छोड़ना शुरू करा था कि तुम लोग घर की देखभाल करें, और जो बुजुर्ग थे वो बच्चों की देखभाल करें। तो श्रम विभाजन छोड़ा, और समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक से पितृ सत्तात्मक की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। समाज मातृ सत्तात्मक से पितृ सत्तात्मक, देखो पहले मातृ सत्तात्मक कैसे थी, स्त्रियों को ना पहले बड़ी अहमियत दी जाती थी, क्योंकि यार वो ना फूड को स्टोर करती थी, फूड का संग्रह स्त्री करती थी। आदमी तो शिकार करता था, समझ में, जो शिकार करके लाता था, तो शिकार जो उसने करा है वो कितने दिन चलेगा, 2 दिन 3 दिन, सड़ जाएगा। लेकिन जो महिला स्टोर करती थी, फल है, फ्रूट है ना, जंगली चावल है, इनका जो वो स्टोर करती थी, तो वो तो खराब नहीं होते थे ना, ज्यादा दिन तक चलते थे, इसलिए महिला की समाज में बहुत अहमियत थी। तो जो समाज था वो मातृ सत्ता, और मातृ सत्तात्मक से जब महिला को घर पे छोड़ना शुरू करा कि उनका बोझ थोड़ा कम हो, रिलैक्स फील कराया जाए, तो मातृ सत्तात्मक से जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक की तरफ बढ़ना शुरू करा। तो समाज में परिवर्तन आना भी नवपाषाण काल दिखाई देता है। तो श्रम विभाजन हो गया, स्त्री और पुरुष के विभेद इसी काल से दिखने शुरू हो गए, दोनों डिफरेंट हो गए कि पुरुष बाहर काम करेंगे, महिला घर का काम करेंगे। इस काल में धीरे धीरे मातृ सत्तात्मक समाज पितृ सत्तात्मक हो गया, अभी समझाया कैसे हुआ। इसी काल में मातृ देवी की पूजा प्रारंभ हो गई, पुनर्जन्म में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। ये सब फैक्चुअल पॉइंट है, कर लेंगे। नवपाषाण काल से ही कांस्य युगीन सभ्यता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए नवपाषाण काल के बाद मैं आपको बताऊंगा ताम्रपाषाण, और उसी ताम्रपाषाण यानी तांबे के युग के साथ जब मैं उसमें टिन को मिलवाऊंगा तो आएगी कांस्य युगीन सभ्यता, और उसी कांस्य युगीन सभ्यता के साथ जिक्र करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का या मोहनजोदड़ो की सभ्यता का। क्यों इनका नाम पड़ा, कैसे पड़ा, सिंधु नदी क्या है, सारी चीज दिखा के, सिंधु की सारी नदियां दिखा के तब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। तब देखना कैसे आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा। अब आएंगी और चीजें मजेदार, जब बौद्ध पढ़ेंगे, जैन पढ़ेंगे, है ना, शैव धर्म पढ़ेंगे, जब हम मौर्य पढ़ेंगे, जब हम गुप्त पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर पढ़ेंगे, ठीक है, हम दक्षिण भारत पढ़ेंगे, संगम काल पढ़ेंगे, ठीक है, हम हर एक चीज पे, जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, सब पढ़ते हुए सब पढ़ाता हुआ लेके चलूंगा मैं आप लोगों से। जिस मर्जी उस पेपर में बैठ, किसी भी पेपर में जिसमें आपका मन करे उसमें बैठ, आराम से आपका पेपर पास होगा। ठीक है, बस मेहनत करते हैं। तो नवपाषाण काल से कांस्य युगीन सभ्यता, तो कांस्य युगीन सभ्यता बिल्कुल अलग एक क्लास है, वहां पर जिक्र करेंगे इसका। तो यहीं से शुरुआत दिख जाएगी कांस्य युगीन सभ्यता की, किससे? नवपाषाण काल से। ऊर्ध्वम गुफर काल बता दिया, मृदभांड और हड्डी के औजार भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। गर्द आवास तो मिले ही थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुर्जहोम और गुफर काल से गर्द आवास तो मिले हैं, यानी गड्ढा खोद के रहने के साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले और हड्डी के औजार भी मिले। चिरांद एक जगह पड़ती है बिहार में, यहाँ से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, सब नवपाषाण कालीन स्थल है। कुल्हाड़ी, बसूली, छेनी दिखा रखा, ये सारे कुदाल, हथौड़ा इस काल के उपकरण थे, अच्छे सुंदर वे पॉलिश युक्त थे। अब यहाँ पर एक पॉइंट है पॉलिश युक्त बच्चों, नवपाषाण काल में यहाँ के औजार बहुत अच्छे हो चुके थे, पॉलिशदार हो चुके थे। अब पॉलिशदार का मतलब ये मत समझना कि उस पर पॉलिश करती थी, नहीं, इसका मतलब ये होता था कि जब पत्थर से पत्थर पे मारते थे, तो पहले पत्थर को पत्थर में मार के तोड़ के हथियार बनाए जाते थे, अब पत्थर से पत्थर को घिस करके हथियार बनाए जाते हैं, और जब उन्हें घिस के हथियार बनाए जाएंगे तो उनमें चमक आएगी, तो इसी घिसावट को पॉलिश बोला था, ये नहीं कि अलग से पॉलिश करते।
इसी गिसावट को कई बार कंफ्यूज होता है, बच्चे पढ़ते कुछ है समझते कुछ है। तो पॉलिशदार औजार का मतलब है नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में पॉलिशदार औजार का मतलब है कि पत्थर को पत्थर पे घिस करके औजार बनाना। और जब पत्थर को पत्थर पे घिस के औजार बनाए जाते थे तो उसी को बोलते थे पॉलिशदार औजार। कभी आप समझो पॉलिश अलग से की जाती है, समझ में आया। तो नवपाषाण काल में पॉलिशदार औजार का मतलब है पत्थर को पत्थर पे घिस करके उसमें चमक उत्पन्न हो जाती थी, तो वैसे हथियार बनाने शुरू करे और सुडोल हथियार बनाने शुरू करे। तो नवपाषाण कालीन हथियार आप देखिए इसके अंदर है ना। संगन कल्लू, संगन कल्लू एक जगह पड़ती है कर्नाटक में, कर्नाटक में ही है, एक बार मैं फिर भी पर कर्नाटक, कर्नाटक में संगन कल्लू कर्नाटक की जगह पड़ती है, जहां से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। राख के टीले बना देते थे ना, तो उसके साक्ष्य मिले हैं कहां से, संगन कल्लू से। क्लियर हुआ बच्चों। संगन कल्लू ध्यान रखना आए हुए हैं, संगन कल्लू, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, कोल्डी हवा, बुर्ज होप, गुफरकाल, कृषि के साक्ष्य, स्थायी जीवन के साक्ष्य, सब नवपाषाण का, सब नवपाषाण का। ये मैंने नवपाषाण कालीन स्थल बता रखे हैं। बेलन घाटी नवपाषाण कालीन स्थल है। रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड, सारे नवपाषाण कालीन स्थल हैं। आप लोग इन्हें याद रखेंगे। सीधे सीधे आते बेलन घाटी का है, रेनीगुंटा का है, सोन घाटी का है, सिंहभूम का है, सब नवपाषाण कालीन स्थल, सबसे नवपाषाण कालीन स्थल और नवपाषाण कालीन चीजें यहाँ से मिली है। क्लियर हो रहा है बच्चों ठीक से। नवपाषाण काल के लोग कटाई व बुनाई से भी परिचित हो चुके थे, बहुत सारी चीजें इन्होंने सीख ली थी, क्योंकि यहाँ से चरखे के साक्ष्य भी मिले हैं। तो चरखे का साक्ष्य यही बताता है कि ये कटाई बुनाई की तरफ आ चुके हैं। दक्षिण भारत में पहली फसल रागी की थी और दक्षिण भारत में नवपाषाण काल 1020 तक चला गया। अब देख, जो नवपाषाण काल है वो उत्तर भारत में बच्चों 7000 से लगभग 2520, लेकिन दक्षिण भारत में 1000 तक नवपाषाण काल रहा है। उसके बाद चीजें वहां पे अलग होनी शुरू, तो ये ध्यान रखें 1000 का दक्षिण भारत। यहाँ पर ओखली, मूसल, सिलबट्टा, ये मैंने मध्यपाषाण काल में बताया था, ओखली, मूसल, सिलबट्टा। लेकिन आपको ये कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया था मध्यपाषाण काल का जो पोस्ट पीरियड था, तो वहीं से तो नवपाषाण काल शुरू हो गया। तो वहां पे जो चीजें दिखाई दी वो यहाँ भी उसका और अच्छा रूप दिखना शुरू हुआ। लहुरा देव से जो कृषि के साक्ष्य हैं वे मेहरगढ़ से भी प्राचीनतम है, बताया था मैंने अभी। लहुरा देव, जो लहुरा देव आपकी जगह पड़ती है वो आपकी पड़ती है उत्तर प्रदेश में, लहुरा देव। तो लहुरा देव से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से भी प्राचीन है। इस चीज को नोट कर लेना अच्छे से, ये नया शोध है। पहले आता था पेपर में कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर आता था मेहरगढ़ से। लेकिन नवीन शोध में पता चला कि उत्तर प्रदेश में जगह पड़ते लहुरा देव, वहां से मेहरगढ़ से पुराने साक्ष्य मिले हैं कृषि के। तो कृषि के पुराने साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जिसमें चावल के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कहाँ से, लहुरा देव से, उत्तर प्रदेश। तो लहुरा देव से जो कृषि के साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से भी प्राचीनतम है। पहले प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य के रूप में मेहरगढ़ को जाना जाता था, लेकिन आज लहुरा देव को जाना जाता है। परंतु अब नवीन शोधों के अनुसार लहुरा देव को प्राचीनतम माना जाता है। लहुरा देव से चावल के साक्ष्य मिले हैं जो 9000 से 7000 BC के आसपास के थे। ठीक है, लहुरा देव से 9000 से 7000 BC के आसपास के। तो क्लियर हो रही है बच्चों बातें, ध्यान रखना। लहुरा देव आज के हिसाब से, लहुरा देव मेहरगढ़ दोनों होगा तो आप लहुरा देव पे जाएंगे, अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं हुआ तो मेहरगढ़ पे जाएंगे। देखो यहाँ दिख रखा है नाम, लहुरा देव उत्तर प्रदेश 9000 से 7000 BC में कृषि के साक्ष्य मिले चावल के। मेहरगढ़ से मिले 7000 के आसपास, तो पुराना कौन सा है, लहुरा देव हो गया ना। और कोल्टी हवा प्रयागराज में है, यहाँ से मिले हैं 6500 BC के आसपास। यहाँ से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, चावल की भूसी के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, तीनों बता रखे हैं। अगर ऑप्शन में तीनों आते हैं तो सबसे बाद में कोल्डी हवा, सबसे पहले लहुरा देव और बीच में मेहरगढ़। अगर ये दोनों तीनों ऑप्शन में तो सबसे पहले लहुरा देव पे जाएगा। अगर ये दोनों है तो भी लहुरा देव, ये दोनों है तो मेहरगढ़ पे। और अगर सिर्फ मेहरगढ़ ही दे रखा तो मेहरगढ़, लहुरा देवी दे रखा तो लहुरा देवी, कोल्डी हवा दे रखा तो कोल्डी। तीनों से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य तीनों से। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। और लास्ट है हमारा काम खत्म। स्थायी जीवन, साथी जीवन नहीं है बच्चों, स्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं
प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 7000 BC के आसपास के हैं, स्थायी जीवन के साक्ष्य हैं। और बुर्ज की खोज एक सेक्चुअल पॉइंट से मैंने बता दिया, 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी बुर्ज की खोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी खत्म होती है क्लास नवपाषाण काल की। इसके बाद अब जब हम आएंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति और कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, साथ ही सिंधु नदी को हम देखेंगे और आगे अपनी क्लास को बढ़ाते चलेंगे। अब मैं इसके बाद आपको एक चार्ट दूंगा, मध्य पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल का। उसके बाद मैं इसके जितना मैंने पढ़ा है इन सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पे लेकर, तो ये पार्ट हम फिनिश करते हैं नवपाषाण काल, और साथ ही फिनिश होता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। और अब जो आगे बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बने रहे इसी तरीके से, पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें अच्छे से, है ना। चलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।